बिहार के बारे में एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है। आप एक ही दिन का अखबार देखिए, हो सकता है एक कोने में सुर्खी हो उत्तर बिहार में बाढ़ से लाखों प्रभावित, और ठीक नीचे दूसरे कोने में खबर हो दक्षिण बिहार में सूखे से फसलें तबाह। एक ही राज्य, एक ही समय, और दो बिल्कुल अलग दुनिया हुए। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज हम बिहार की जलवायु की गहराई में उतर रहे हैं। ये कैसे यहाँ के मौसम को, यहाँ की खेती और यहाँ रहने वालों की ज़िंदगी को शक्ल देती है। और इस पर बात करने के लिए हमने कई सारे सोर्स खंगाले हैं, कुछ रिसर्च पेपर हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के वीडियोस भी हैं, ताकि एक मुकम्मल तस्वीर सामने आए। तो फिर शुरू कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे पहले तो यही समझना होगा कि जब हम जलवायु या क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब रोज के मौसम से कितना अलग है। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। मौसम समझिए किसी का मूड है, आज अच्छा है, कल खराब हो सकता है। आज धूप खिली है, कल बारिश हो सकती है। ये बहुत छोटी अवधि की बात है, घंटों या दिनों की। लेकिन जलवायु वो किसी के व्यक्तित्व पर्सनालिटी की तरह है। वो लंबे समय तक लगभग एक जैसी रहती है। 30-40 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक किसी जगह का औसत मौसम कैसा रहा है, कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी बारिश होती है, बस यही वहाँ की जलवायु है। इसीलिए कहते हैं कि मौसम बदलता है, जलवायु नहीं। वाह, ये मूड और पर्सनालिटी वाला उदाहरण तो कमाल का है। इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। तो फिर इस पैमाने पर बिहार का व्यक्तित्व यानी यहाँ की जलवायु कैसी है? अगर इसे वैज्ञानिक भाषा में कहना हो तो क्या कहेंगे? वैज्ञानिक भाषा में बिहार की जलवायु को आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है। एक मशहूर सिस्टम है कोपेन जलवायु वर्गीकरण, जो पूरी दुनिया की जलवायु को कोड देता है। उसके हिसाब से बिहार CWS या CWG कैटेगरी में आता है। CWA, ये तो सुनने में बहुत टेक्निकल लग रहा है। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? उपोष्णकटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल से क्या मतलब है? चलिए इन शब्दों को तोड़कर समझते हैं। उपोष्णकटिबंधीय का मतलब है कि बिहार पूरी तरह से कर्क रेखा के उत्तर में है। अगर आप ग्लोब पर देखें तो बिहार उस पट्टी में पड़ता है जहां अच्छी खासी गर्मी तो होती है, लेकिन ये ट्रॉपिकल इलाकों जितनी चिलचिलाती नहीं होती। इसका अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, जो इसे ठीक इसी जोन में रखता है। अच्छा, और आर्द्र और मानसूनी का मतलब तो शायद मानसून की बारिश और हवा में नमी से है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मानसूनी इसलिए क्योंकि बिहार की लगभग 90-91% बारिश सिर्फ 4 महीनों में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी खेती सब इसी पे टिकी है। और आर्द्र या ह्यूमिड इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी यहाँ से बहुत दूर नहीं है, करीब 200 किलोमीटर, तो वहाँ से लगातार नमी वाली हवाएं आती रहती हैं। भले ही बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है, फिर भी समुद्र का असर यहाँ की हवा में महसूस होता है। तो ये वो बड़ी ताकतें कौन सी हैं जो पर्दे के पीछे से बिहार की जलवायु के इस पूरे नाटक को कंट्रोल करती हैं? आपने बंगाल की खाड़ी का जिक्र किया, और क्या है? देखिए, मुख्य रूप से 4 बड़े खिलाड़ी हैं। सबसे पहला और सबसे ताकतवर है हमारे उत्तर में खड़ा हिमालय। ये किसी बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, बल्कि कह सकते हैं कि डबल ड्यूटी करता है। डबल ड्यूटी वो कैसे? पहली ड्यूटी तो ये कि जब सर्दियों में साइबेरिया और मध्य एशिया से बर्फीली हवाएं भारत की तरफ आती हैं, तो हिमालय उन्हें एक दीवार की तरह रोक लेता है। अगर हिमालय न होता तो बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ती, शायद बर्फ ही गिरती। और इसकी दूसरी ड्यूटी होती है मानसून के समय। जब बंगाल की खाड़ी से नमी से लदी हवाएं आती हैं तो हिमालय उन्हें भी रोक लेता है, उन्हें उत्तर की ओर जाने नहीं देता। ये हवाएं पहाड़ से टकराकर ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं और ठंडी होकर अपनी सारी नमी बारिश के रूप में वहीं बरसा देती हैं। बिल्कुल, इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसी वजह से तराई वाले इलाकों में इतनी ज्यादा बारिश होती है। कमाल है। हिमालय एक ही समय में हमें ठंड से भी बचा रहा है और बारिश भी दे रहा है। ये तो सच में एक वफादार बॉडीगार्ड हुआ। हाँ। दूसरा खिलाड़ी बंगाल की खाड़ी से दूरी है, जिसकी हमने बात की। ये नमी का सबसे बड़ा सोर्स है। इसी वजह से यहाँ की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय या मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल कहते हैं। महाद्वीपीय जलवायु का मतलब होता है गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत ठंड, जैसे दिल्ली में होता है।
लेकिन बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी इस कठोरता को थोड़ा मॉडिफाई कर देती है, मतलब थोड़ी राहत देती है। ठीक है, तो हिमालय हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, तीसरा तो यकीनन मानसून ही होगा। जी हाँ, तीसरा और सबसे अहम किरदार है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है और बिहार की जीवन रेखा है। और चौथा एक दिलचस्प किरदार है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। पश्चिमी विक्षोभ, ये क्या चीज है? ये तो नाम से ही किसी विलेन जैसा लग रहा है। नहीं, ये विलन नहीं बल्कि हीरो है, खासकर किसानों के लिए। ये दरअसल भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से उठने वाले चक्रवात होते हैं जो सर्दियों में ईरान, पाकिस्तान होते हुए उत्तर भारत तक पहुंचते हैं। इनसे बहुत भारी बारिश नहीं होती, हल्की फुहारें पड़ती हैं, लेकिन ये हल्की बारिश उस समय रबी की फसलों, खासकर गेहूं के लिए अमृत की तरह होती है। किसान इन्हें सुनहरी बूंदे या गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। अच्छा, तो ये 4 फैक्टर मिलकर बिहार के साल भर के मौसम का मिजाज तय करते हैं। तो चलिए अब इस मिजाज को और करीब से देखते हैं। बिहार में एक पूरा साल गुजारना कैसा होता है? गर्मी से शुरू करते हैं। बिहार में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं होती हैं। पहली ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से शुरू होकर मध्य जून तक चलती है। जैसे जैसे सूरज उत्तरायण होता है यानी कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, जमीन तेजी से गर्म होने लगती है। मई का महीना सबसे गर्म होता है, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाना आम बात है। और मैंने सुना है कि गया जिला सबसे गर्म रहता है, बल्कि सबसे ठंडा भी वही रहता है। ऐसा क्यों है? हाँ, गया की भौगोलिक स्थिति उसे एक्सट्रीम बनाती है। ये दक्षिणी बिहार के पठारी इलाके में है, जहां चट्टानी जमीन है और चट्टानें जल्दी गर्म होती हैं और जल्दी ठंडी भी। साथ ही ये समुद्र के प्रभाव से भी काफी दूर है, इसलिए यहाँ महाद्वीपीय प्रभाव ज्यादा होता है। इसीलिए गर्मियों में ये बिहार का सबसे गर्म और सर्दियों में सबसे ठंडा स्थान बन जाता है। और गर्मियों का मतलब लू भी तो है, वो क्या होती हैं? बिल्कुल, इसी मौसम में पश्चिम से पूरब की ओर बेहद गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। ये सेहत के लिए काफी खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन गर्मी का असली ड्रामा तो प्री मानसून के समय होता है, जब बंगाल की खाड़ी से नमी आती है और गर्म हवाओं से टकराती है। इससे भयंकर आंधी तूफान आते हैं, जिन्हें नॉर्वेस्टर या बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी नाम तो बड़ा डरावना है। नाम डरावना है क्योंकि ये तूफान काफी विनाशकारी हो सकते हैं। बिजली कड़कती है, तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन ये किसानों के लिए वरदान भी हैं। इनसे जो बारिश होती है वो आम, लीची और जूट की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होती है। साथ ही ये चिलचिलाती गर्मी से कुछ दिनों की राहत भी दे जाती हैं। ठीक है, तो गर्मी और उसके तूफानों के बाद आखिरकार मॉनसून आता होगा। वर्षा ऋतु का अनुभव कैसा होता है? यहीं पर वो बाढ़ और सूखे वाला विरोधाभास सामने आता होगा, है ना? ठीक यहीं पर मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक वर्षा ऋतु का समय होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा से बिहार में प्रवेश करता है और यहीं वो विरोधाभास अपनी चरम सीमा पर होता है। उत्तर बिहार, जहां से कोसी, गंडक, बागमती जैसी दर्जनों नदियां नेपाल के पहाड़ों से उतरकर आती हैं, वहां मानसून की बारिश से जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। खासकर कोसी नदी, जो अपने बदलते रास्ते और विनाशकारी बाढ़ के लिए कुख्यात है, उसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो पूरा उत्तर बिहार बाढ़ में डूब जाता है। और उसी समय दक्षिण बिहार में क्या हो रहा होता है? उसी समय दक्षिण बिहार, जो पठारी और अपेक्षाकृत कम नदियों वाला क्षेत्र है, वहां बारिश की कमी हो सकती है। मानसून की हवाएं जब तक दक्षिण तक पहुंचती हैं, उनकी नमी काफी कम हो चुकी होती है। कई बार मानसून का ब्रेक पीरियड लंबा खिंच जाता है और नतीजा ये होता है कि जहां उत्तर में लोग नावों पर चल रहे होते हैं, वहीं दक्षिण में किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं और सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। मतलब बारिश का बंटवारा भी बहुत असमान है। ये किस तरह से होता है? बहुत ज्यादा असमान। मानसून बिहार में पूरब से बंगाल की तरफ से दाखिल होता है, इसलिए जो इलाका सबसे पूरब में है वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। किशनगंज जिला, जो उत्तर पूर्व में है, वहां बिहार में सबसे ज्यादा लगभग 200 सेंटीमीटर सालाना बारिश होती है। जैसे जैसे ये मानसूनी हवाएं पश्चिम और दक्षिण की तरफ बढ़ती हैं, इनकी नमी घटती जाती है। इसीलिए पटना के पश्चिम में औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर जैसे जिलों में बारिश सबसे कम, लगभग 100-110 सेंटीमीटर ही होती है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। किशनगंज में औरंगाबाद से लगभग 2 गुनी बारिश। खैर, बारिश के बाद मौसम सुहावना होता होगा। सर्दियां कैसी होती हैं? सर्दियां यानी शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी तक रहती हैं। मानसून की वापसी के बाद का समय, जिसे शरद ऋतु भी कहते हैं, वो बिहार का सबसे सुहावना मौसम होता है। आसमान साफ, हल्की ठंड
लौटते मानसून से कभी कभी जो हल्की बारिश होती है उसे स्थानीय लोग हथिया नक्षत्र की बारिश कहते हैं। अच्छा, वो धान की पकी हुई फसल के लिए अच्छी मानी जाती है ना? बिल्कुल। और दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, जब औसत तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और जैसा हमने पहले बात की, इसी मौसम में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली हल्की बारिश गेहूं की फसल को सींचती है। तो ये तो हुआ साल भर का चक्र। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस सब का जमीन पर, लोगों की जिंदगी पर और खासकर उनकी खेती पर क्या असर पड़ता है? ये जलवायु विविधता फसलों को कैसे प्रभावित करती है? यही तो सबसे दिलचस्प कनेक्शन है। बिहार की जलवायु और मिट्टी की विविधता इतनी ज्यादा है कि इसे एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। हर जोन की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी अलग फसलें हैं। 3 अलग-अलग जोन, ये तो कमाल है। चलिए पहले जोन से शुरू करते हैं। पहला है जोन 1 यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसमें पश्चिमी चंपारण से लेकर सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर जैसे जिले आते हैं। यहाँ हिमालय से आने वाली नदियों की वजह से बहुत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है और बारिश भी अच्छी होती है, 120 से 140 सेंटीमीटर। ये माहौल गन्ना, धान और गेहूं के लिए एकदम परफेक्ट है। इसीलिए आप देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज गन्ने की खेती के गढ़ हैं। यहाँ की चीनी मिलें बहुत मशहूर हैं। अच्छा, तो जोन 1 बिहार का अन्न और शक्कर का कटोरा जैसा हो गया। लेकिन आपने बताया था कि उत्तर पूर्वी बिहार में बारिश सबसे ज्यादा होती है, तो जाहिर है वहां की कहानी अलग होगी। जोन 2 में क्या होता है? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। जोन 2 यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सहरसा जैसे जिले हैं। यहाँ बारिश 140 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, किशनगंज में तो 200 सेंटीमीटर तक होती है। इतनी ज्यादा बारिश और नमी वाली हवा उन फसलों के लिए आदर्श है जिन्हें पानी बहुत चाहिए, जैसे जूट और चाय। पूर्णिया और कटिहार को भारत का जूट बेल्ट कहा जाता है, और किशनगंज तो बिहार का एकमात्र जिला है जहां चाय के बागान हैं, क्योंकि वहां की ढलान वाली जमीन और भारी बारिश चाय के लिए एकदम सही माहौल बनाती है। वाह, मतलब एक तरफ गन्ना और दूसरी तरफ जूट और चाय, ये तो पूरी तरह से पानी के खेल पर निर्भर है। तो फिर तीसरा जोन यानी दक्षिणी बिहार, जहां पानी सबसे कम है, वहां दालें ज्यादा होती होंगी। इलाका है। इसमें पटना से लेकर गया, रोहतास, औरंगाबाद, जमुई तक के जिले आते हैं। यहाँ बारिश सबसे कम होती है, 100-120 सेंटीमीटर के बीच। मिट्टी भी उतनी उपजाऊ नहीं है। ये पूरा क्षेत्र दालों के लिए जाना जाता है। चना, अरहर, मसूर, इन्हें कम पानी और कम उपजाऊ जमीन में भी उगाया जा सकता है। इसीलिए इस इलाके को बिहार का दाल का कटोरा भी कहा जाता है। ये तो अद्भुत है। मतलब अगर कोई बिहार का नक्शा देखे तो वो सिर्फ बारिश के पैटर्न को समझकर ये अंदाजा लगा सकता है कि किस इलाके के किसान की थाली में क्या होगा और उसकी कमाई किस फसल पर टिकी होगी। जलवायु सीधे सीधे अर्थव्यवस्था को लिख रही है। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि बिहार की जलवायु विरोधाभासों की एक कहानी है। एक तरफ कोसी की विनाशकारी बाढ़ है तो दूसरी तरफ गया का सूखा। इस कहानी के मुख्य निर्देशक हैं हिमालय और मानसून, और इस कहानी का सीधा असर राज्य के कृषि मानचित्र पर पड़ता है, जो तय करता है कि किशनगंज में चाय उगेगी, चंपारण में गन्ना और रोहतास में चना। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाके छोड़ता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। आज हम जलवायु परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बारिश के दिन कम हो रहे हैं, लेकिन जब होती हैं तो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। बाढ़ और सूखे की घटनाएं और भी ज्यादा तीव्र हो रही हैं। ऐसे में बिहार के ये पारंपरिक फसल पैटर्न और ये कृषि जलवायु क्षेत्र कितने टिकाऊ हैं? भविष्य में इन्हें कैसे बदलना होगा ताकि किसान इन चुनौतियों का सामना कर सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा।